welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of accounting and auditing. So, जैसे कि आप लोगों ने previous lectures को अगर follow किया है तो आप लोगों को पता होगा कि हमने accounting के A to Z syllabus को cover किया है एंड ऑडिटिंग के भी ऐसे ही हम कवर कर रहे हैं और 1 to 2 लेक्चर्स और रह रहे हैं तो हमारा ऑडिटिंग भी A to Z पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो ऑडिट डिस्कस किया था दैट इज एनर्जी, अ टाइप ऑफ ऑडिट दैट इज एनर्जी ऑडिट, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे एस्पेक्ट से एनर्जी ऑडिट को कवर किया था। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट आप लोग भी समझ पा रहे होंगे क्योंकि इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर और हमारा जो अफेक्ट है वो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो व्हाट वी नीड टू कीप श्योर इज कि हम लोग मिनिमाइज वेस्टेज करें, मिनिमाइज इफेक्ट डाले इन्वायरमेंट पे। तो वो सारे फैक्टर्स जब चेक किए जाते हैं इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको इन्वायरमेंटल ऑडिट कहा जाता है। ओके, क्लियर। नाउ इन्वायरमेंटल ऑडिट का मतलब है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। रिव्यू का मतलब गो थ्रू करना दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी, उसके डे टू डे के काम, ऑपरेशन एंड सिस्टम, ये देखने के लिए कि इन्वायरमेंट के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना, एडहेरेंस टू इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, रिकॉग्नाइज, इसमें इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारा खतरा है उनको भी डिटेल में देखा जाता है एंड वो कौन कौन से मौके हैं जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट कम से कम डाले उनको भी चेक किया जाता है एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब क्या बोल रखा है, इवेल्युएटिंग द, चेक करना, क्या चेक करना कि क्या इफेक्टिवनेस है, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, कितना ज्यादा अच्छे से हम काम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी देखकर चल रहे हैं। मतलब अपने काम के साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर भी जो अपना बोल सकते हो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, उनको भी देखकर चलना। ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इन्वायरमेंटल ऑडिट के, वो क्या है, both internal and external auditor can conduct environmental audit। देखो एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज सीखने के लिए मिली कि चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिटर हो, दोनों ही इन्वायरमेंट ऑडिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्टाफ परफॉर्म करता है इंटरनल ऑडिट वाइल इंडिपेंडेंट, कोई और पार्टी है, थर्ड पार्टी है जो कि एक्सटर्नल ऑडिट करवा रही है, तो एक्सटर्नल ऑडिट को हम लोग मोर रिगरस देते हैं एंड असेस एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल प्रोसेस। क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसको ज्यादा हम क्यों वो मानते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन कंपनी के साथ नहीं है और वो ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या होगा, डिसीजन लेगा। तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या डिसीजन लिया जाता है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले होता है ना। इन्वायरमेंटल जो ऑडिट है उसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं। अब वो इश्यूज कैसे हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी की एफिशिएंसी एंड कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन के कितने फुटप्रिंट्स है, कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे। इसके अंदर हम ये भी इवेल्युएट करते हैं कि इन्वायरमेंट की पॉलिसीज क्या है, उसका हम क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, टू इंश्योर, ये भी देखना, टू इंश्योर करना कि कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, इन्वायरमेंट के रूल्स और इन्वायरमेंट के लॉज को भी स्टडी करना, पढ़ना इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। नाउ जब हम ये एरियाज ढूंढ लेते हैं जहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, फिर हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। जो भी इफेक्ट पड़ रहा है उसको कम करने की कोशिश करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अपनी स्ट्रेटेजीज को डेवलप करती है एंड इनिशिएटिव, और एक फैसला लेती है, एक इनिशिएटिव लेती है
ताकि टू रिड्यूस ये कम किया जा सके, क्या कम किया जा सके, जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो भी फर्क पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, और कोशिश ये की जाती है कि सस्टेनेबिलिटी को पैटर्न को फॉलो किया जाए, मतलब अभी के साथ साथ फ्यूचर एस्पेक्ट को भी देखा जाए कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट का। नाउ इसकी स्टडी करो आप लोग। क्या बोल रखा है कि इन्वायरमेंटल जो ऑडिट होता है ऑल्सो हेल्प, वो मदद करता है स्टेक होल्डर के बीच में भरोसा दिखाने के लिए। बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट बिजनेस कैन स्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। बिजनेस क्या दे रहा है, एक भरोसा दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जब बिजनेस का इम्पैक्ट कम पड़ता है या हम ट्राई करते हैं कि बिजनेस का इफेक्ट कम पड़े, तो ये क्या कोशिश होती है कि इन्वायरमेंट कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है उससे। ट्रस्ट बनता है कस्टमर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में और अदर स्टेक होल्डर्स में। और जब हम ऑडिट को बताते हैं, उसके रिजल्ट को बताते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट हमें टाइमली बेसिस पे आगे आगे करनी ही पड़ती है। और भी नेक्स्ट इज क्यों जरूरी है इन्वायरमेंटल ऑडिट। क्योंकि इन्वायरमेंटल ऑडिट जरूरी है क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ये हमें टाइमली फॉलो करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरी है रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। कंपनी ओपन इंगेज इन इन्वायरमेंटल ऑडिट, जो कंपनीज है वो इन्वायरमेंटल ऑडिट में लगी होती है टू इंश्योर, ये देखने के लिए कि कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कितनी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, एंड वैरिड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, और रेगुलेशन को भी देखा जाता है, लॉज को देखा जाता है। नेक्स्ट इज मिशन दस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्या कंडक्ट करवाती है, इन्वायरमेंटल ऑडिट कंडक्ट करवाती है, ताकि ट्रस्ट मेंटेन हो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। और अगर फेलियर होती है इन्वायरमेंटल के रेगुलेशंस में, तो आपको पता है कि कितनी पेनल्टी या कितना ज्यादा आप बोल सकते हो हर्जाना भुगतना पड़ता है अगर आप कभी भी इन्वायरमेंट की जो भी है इन्वायरमेंट के रूल्स को या रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो, तो may lead to significant फाइनेंशियल पेनल्टीज हो सकती है, रेपुटेशन कम हो सकती है, और लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, लीगल रिपरकशन भी हो सकती है इस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल रिस्क क्या है। इन्वायरमेंटल रिस्क ये है, देखो आप ध्यान से समझना इसके पॉइंट को। जैसे कि मान लो इन्वायरमेंट में मैं एक फैक्ट्री ओन करती हूँ, उस फैक्ट्री से जो भी पॉल्यूशन या वेस्टेज होता है वो मान लो रिवर्स में फ्लो कर दिया जाता है, तो उस रिवर में फ्लो करने की वजह से वहां पे वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वहां के आसपास के लोगों को वाटर से रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है, हैजार्ड्स भी एक तरीके से वहां पे लोगों को हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, और वाटर भी कंटेमिनेटेड हो रहा है उसकी वजह से। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इस तरीके से ये रिस्क होता है इन्वायरमेंट को। अगर आप रिस्क को ही प्रिवेंट कर लोगे तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूस्ट अप होगा। नाउ इन्वायरमेंटल ऑडिट कंपनीज को मदद करता है कि वो अपनी पोटेंशियल आइडेंटिफाई करें, इन्वायरमेंटल रिस्क दैट मे अराइज फ्रॉम देयर ऑपरेशन। इन्वायरमेंटल रिस्क होते कौन से हैं, जो उनके ऑपरेशन से, मैंने बताया ना बिजनेस किस टाइप का काम कर रही है उस टाइप से उसके ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका रिस्क क्या है। नाउ द रिस्क में इंक्लूड, इस रिस्क के अंदर एयर भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, बहुत सारे वेस्ट हो सकते हैं, कार्बन कितना एमिट हो रहा है कौन सी कंपनी के द्वारा वो हो सकता है। इन्वायरमेंटल रिस्क अगर आपको पहचानना है तो पहले आपको स्ट्रेटेजीज लेनी पड़ेगी, उन रिस्क से बचने के लिए आपको स्ट्रेटेजीज भी फॉलो करनी पड़ेगी। बाय एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल रिस्क कंपनी को बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह से, पोटेंशियल एक्सीडेंट से कोशिश करनी पड़ेगी मिनिमाइज करने की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और हमें पोटेंशियल लीगल रेपुटेशनल रिस्क को भी बियर करना पड़ेगा। मतलब अगर आप रिस्क से बियर अप करते हो, मतलब अगर रिस्क को प्रिवेंट नहीं करते तो आपको अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज, अपनी गुडविल तक खोनी पड़ जाती है अगर आप इन्वायरमेंट के साथ कोई भी
रिस्क लेते हो या कोई भी इफेक्ट डालते हो उससे। इम्प्रूवमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर आप एनर्जी ऑडिट में इन्वायरमेंटल ऑडिट करवाते हो तो आपको एक मौका मिलता है कि आप इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए एक हिस्सा ले सको। इन्वायरमेंटल ऑडिट मदद करता है कंपनीज को कि वो अपनी स्ट्रेटेजीज में इम्प्रूवमेंट लेके आ सके, अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। ऑडिटिंग प्रोसेस हैव द पोटेंशियल टू पिन पॉइंट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पे बिजनेस को जो फालतू की कंजम्पशन है उसको कम किया जा सके ताकि वेस्टेज वाला पार्ट भी पता चल पाए। इनहेंस द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली डिक्रीज दियर ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट को भी वो यहाँ पे देख सके। अगर आप इन्वायरमेंटल ऑडिट पे या इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक होगे तो वहां पे आपको जो रेप्यूटेशन होगी वो बिल्डअप होगी, वो इम्प्रूव होगी और आपकी रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा इम्प्रूव करेगी। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट मदद करता है, इनहेंस करता है कंपनी की रेप्यूटेशन को। आजकल के वर्ल्ड में कस्टमर्स जो है, इन्वेस्टर्स जो है या अदर स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपना कंसर्न जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहते हैं। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशन पे कंपनी क्या करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है, कमिटमेंट देती है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे और एक पारदर्शिता होती है कि हाँ हम इन्वायरमेंट के कितना जागरूक हैं और एक्चुअल में कितना इन्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक पॉजिटिव रेप्यूटेशन बनती है, कस्टमर अपना क्या करता है, एक अच्छी इमेज मेंटेन करके रखता है, ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करता है और कस्टमर लॉयल बनता है और आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलती है, कॉम्पिटिटिव बेनिफिट मिलता है क्योंकि सारे कॉम्पिटिटर तो इन्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट नहीं, इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे बचनी है ना। लेकिन आप एक इनिशिएटिव ले रहे हो कि इन्वायरमेंट को ठीक किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, तो कहीं ना कहीं आप एक step ahead ho from all your competitors. Now, the next one is the process of environmental audit. क्या proper process है? तो step number 1 is planning and preparation. Planning करना, starting कोई भी process होती है वो planning से शुरू होती है। अब ये planning का मतलब या preparation का मतलब है डेटा को कलेक्ट करना या डेटा को ढूंढना। इसके अंदर आपकी डिसाइड आएगी क्या स्कोप है, क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ऑफ द ऑडिट। आइडेंटिफाई, ये भी ढूंढेंगे कि ऑडिट टीम आइडेंटिफाई ऑडिट टीम एंड डेवलपिंग असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब पूरा प्रोसेस ढूंढा जाएगा जहाँ पे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। नाउ स्टेप नंबर 2 इज कंडक्टिंग द ऑडिट। अब आप ऑडिट को कंडक्ट कराओगे, पहले आपने प्लानिंग करी, सारे के सारे स्टेप्स लिए उससे रिलेटेड, उसको फॉलो करने के मेजर्स लिए एंड देन इज सेकेंड वन इज इम्प्लीमेंट करोगे, आप कंडक्ट करोगे आप ऑडिट को। तो ऑडिट टीम अपना डेटा कलेक्ट करेगी। डेटा कलेक्ट करने से भी पहले यहाँ पे ये वाला जो है वहाँ पे प्लानिंग है और जो आपका एनर्जी ऑडिट था उसमें जो सबसे पहला टाइप पढ़ा था हमने प्रीलिमिनरी ऑडिट, उसके अंदर क्या था, डेटा कलेक्शन है ना। और जो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट प्रोसेस होता है उसमें भी एनर्जी ऑडिट में डिफरेंट बिल्स का ऑडिट वगैरह करना, बिल को कलेक्ट करना है ना, डेटा को कलेक्ट करना फर्स्ट स्टेप माना जाता था। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स देखूंगी, अलग अलग इंटरव्यू कंडक्ट करी जाएंगी, उसके अंदर पूरा प्रोसीड करूंगी। दे में ऑल्सो कंडक्ट साइट, यहाँ पे इंस्पेक्शन भी किए जाएंगे, सैंपल कलेक्शन लिए जाएंगे कि किस तरीके की प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है एक्चुअल में, ठीक है। वो टेस्ट भी होने जाते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे टू असेस इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड कंप्लायंस। नेक्स्ट इज एनालाइज द फाइंडिंग। जो भी आपने फाइंडिंग करी है, जो भी आपने एनालाइज किया है, उसको आप अच्छी तरीके से लेके जाओगे सो दैट यू नीड टू इम्प्रूव इन दैट पॉइंट, ठीक है ना। ऑडिट टीम एनालाइज करेगी रिजल्ट को, वो देखेगी, वो एरियाज देखेगी नॉन कंप्लायंस फॉर इम्प्रूवमेंट, देन दे प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट। एक रिपोर्ट बनाएगी
जहाँ पे वो अपनी जितनी फाइंडिंग्स करी है, जितनी भी रिकमेंडेशन दी है, जितने भी सपोर्ट वाले मेजर्स हैं और जो आपके स्टेप्स ऐसे हैं जो करेक्ट किए जाने चाहिए, उनको भी बताएंगे। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप। रिपोर्ट बनाना, फॉलो करना। जो ऑडिट टीम होती है वो डिलीवर करती है अपनी रिपोर्ट मैनेजमेंट को, स्टेक होल्डर्स को, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डेवलप करती है एक स्ट्रेटेजी ताकि हम एड्रेस कर सके रिकमेंडेशन एंड करेक्टिव एक्शंस एंड आइडेंटिफाई द रिपोर्ट। इन्वायरमेंटल ऑडिट मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पैक्ट या सस्टेनेबिलिटी का परफॉर्मेंस जो भी है वो पैरामीटर पे खरे उतरे। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं अगर इन्वायरमेंटल ऑडिटर हूँ तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टूवर्ड्स माई कंपनी, टूवर्ड्स द एनवायरमेंट, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि इन्वायरमेंटल ऑडिट को कंप्लाइन करने का मतलब, अगर मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो इसका मकसद है इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस को, रूल्स को, लीगल प्रोसीजर्स को, मैं स्टैंडर्ड्स को मीटअप करता हूँ। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वायरमेंटल रिस्क। रिस्क को ढूंढ पाऊं और वो मौके, वो अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इंप्रूव होएगी। नाउ रिकमेंडेशन देना और ठीक एक्शंस लेना टू द इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनमें ठीक पैरामीटर के तरीके से फॉलो करना। आप एडवाइस दोगे, गाइडेंस दोगे, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को प्रैक्टिस करोगे और असेसिंग ऑर्गेनाइजेशन विद इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोज करोगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को बताओगे कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल ऑडिट हो रहा है और कैसे वो कंडक्ट किया जा रहा है। ना अगर उसके कुछ नुकसान है तो अगर नुकसान की बात करूं तो देखो, हर एक जगह पे इन्वायरमेंटल ऑडिट का कोई भी मेन रोल नहीं होता। हाँ, जो रिस्क रिलेटेड होते हैं, रिस्क को अफेक्ट करते हैं या इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन में इन्वायरमेंटल ऑडिट काम करता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। इन्वायरमेंटल ऑडिट उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में होती है जहाँ पे स्पेसिफिक फैसिलिटी या ऑपरेशन हो। इसका मतलब जो ऑडिट है may not capture the environmental impact। ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे उसको ही नहीं मेजर करता, सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स को मेजर करता है। जैसे सप्लाई चेन या प्रोडक्ट खराब हो रहा है, अगर प्रोडक्ट को आप डिस्पोज कर रहे हो तो वो कैसे डिस्पोज कर रहे हो, क्या उसका इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, या आप सप्लाई कर रहे हो तो सप्लाई चेन का तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे उससे ना। ऑर्गेनाइजेशन ये भी ध्यान रखती है कि जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स कंपेयर करें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का। नेक्स्ट इज लिमिटेड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इसका वाइड स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे नहीं है। इन्वायरमेंटल ऑडिट जो स्टैंडर्ड है जैसे ISO 1401 may not cover, इसको आप 14,001 बोलो, may not cover all aspects। सारे के सारे एस्पेक्ट्स नहीं कवर करता ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे। ऑर्गेनाइजेशन को क्या जरूरत पड़ती है, may need to add, इसको कुछ क्राइटेरिया भी ऐड करना पड़ता है ये देखने के लिए ऑडिट की रिपोर्ट्स वगैरह के लिए। सब्जेक्टिविटी क्या है, जो इन्वायरमेंटल ऑडिट होता है वो सब्जेक्ट टू द सब्जेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस उसको कंडक्ट करते हैं तो ऑडिटर अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे सकता है और वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है कंक्लूजन पे। अलग अलग पर्सन की परसेप्शन अलग अलग होती है, उनका माइंडसेट जजमेंट अलग अलग होता है तो वो डिफरेंट हो सकता है ना। पर्सनल बाइस भी कर सकता है वो क्लाइंट्स के लिए ऑडिटर इन्फ्लुएंस। इट इज मतलब ये सब्जेक्टिव होता है, क्वालिटेटिव होता है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, ये बोला गया है इसके अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाले केस के अंदर। नेक्स्ट इज रेप्यूटेशन इनहेंस होती है, इसको तो हमने पढ़ लिया। जो इन्वायरमेंटल ऑडिट होता है रिलाई ऑन सेल्फ रिपोर्टिंग।
अच्छा ये कैसे, एक तरीके से यहाँ तो हम नुकसान पड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हेंस रेपुटेशन। लेकिन अगर आप देखो तो रेपुटेशन डिक्लाइन भी हो जाती है एट द सेम टाइम, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट ठीक से नहीं देते हो या आप इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हो तो। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल ऑडिट सेल्फ रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस है ऑडिट की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो डेटा आपको दिया जाएगा उसके ऊपर, जितना डेटा गिवन है उसी के ऊपर आपकी रिपोर्ट रिलाई करेगी। ऑर्गेनाइजेशन गलत भी हो सकती है, अगर उसका डेटा गलत है तो उससे जो कंक्लूजन है वो भी गलत आ सकता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप स्पॉट चेक करो या इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करो। तो ये जो पॉइंट है ना ये ही गलत है, इसके अंदर आना चाहिए आपका, इसके अंदर आना चाहिए कि मिस रिप्रेजेंट डेटा, मतलब डेटा को गलत तरीके से दिखाना, ये भी एक तरीके से यहाँ पे पॉइंट होता है। नाउ ये जो हम लोगों ने पढ़ा दैट इज इन्वायरमेंटल ऑडिट। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट में आप लोगों को ये सारे एस्पेक्ट पता लग गए कि इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होता है। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग सिस्टम ऑडिट डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को कोई भी टाइप का डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, उसका रिवर्ट आपको टाइमली मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी टाइप की एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइडेंस वगैरह की भी जरूरत हो तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोग भी यूजीसी नेट कॉमर्स वाले पॉइंट को अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।